Okay. Good evening, all, and welcome to this session. आज का जो अपना सैटरडे स्कूल का जो एजेंडा है, that is even smart people make big money mistakes. So thanks a lot for joining this session. आज का जो ऑब्जेक्टिव है ये सेशन से सीखने का, वो ये है कि as a company, NJ India Invest, which is one of the biggest mutual fund distributor in India, and which has a rich experience into investment and financial planning, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के डेटा गैदर किए हुए हैं, उनसे इंटरव्यूज लिए हैं, और उनके इंटरव्यूज, उनके डेटा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हाईलाइट हुई है कि अगर वो मिस्टेक्स हम अवॉइड करें हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में, हमारे इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल जर्नी में, तो बहुत ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकते हैं। हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स की तरफ राइट डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। So that is the main agenda, to share that experience with all of you, कि even the smart clients ने जो मिस्टेक्स हमारे लाइफ में की है या उनके लाइफ में की है एज अ इन्वेस्टर, वो हमें कैसे अवॉइड करनी चाहिए, वो सीख के हमें कैसे अवॉइड करनी चाहिए। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस दो प्रकार से ले सकते हैं। एक, हम खुद हमारी जर्नी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। दूसरे, हम दूसरे के जर्नी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत लंबी होती है, एंड ये लंबी जर्नी में अगर हम काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर की जर्नी से ये सीखना चालू करें तो हमारी जर्नी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। So to understand in detail about this all important things जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में अपने को अवॉइड करनी चाहिए, we have Mr. Nikhil Kamath. He's a Vice President Sales for DSP Mutual Fund. Again, DSP Mutual Fund is one of the pioneer in a mutual fund industry, has a rich experience of management, money management of more than 22 years. Mr. Nikhil Kamath itself is a qualified chartered accountant and a rich experience of 18 years into investment management. He has a lot of experience in giving guidance to lot of good investors. He has taken more than 150 education sessions so far, which have helped lot of investors to achieve their financial journey. So I will invite Mr. Nikhil to take forward and help us to go smooth on our financial journey. Thank you, and handing the stage to Mr. Nikhil. थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू ऑल। आप सबका धन्यवाद करता हूं मैं कि आज शाम को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है इस छोटे सेशन के लिए। और इस सेशन का शीर्षक जो हमने रखा है कि व्हाई इवन स्मार्ट पीपल मेक मनी मिस्टेक्स, कि सबसे समझदार व्यक्ति भी क्यों अपने पैसे और अपने व्यक्तिगत वित्त यानी कि पर्सनल फाइनेंस में ऐसी मिस्टेक्स क्यों करते हैं। और जैसे हिमांशु जी ने बहुत सरलता से आपको कहा कि सबसे बेस्ट वे या सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप दूसरों के दूसरों के अंदाजों से, दूसरों के मिस्टेक से, दूसरों के अनुभवों से खुद सीखे कि क्या गलतियां जो उन्होंने की है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसी शीर्षक के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इंसान ने बहुत तरक्की की है, और अगर आप तरक्की देखो तो हम चांद पे पहुंच गए हैं। हमने पिछले साल कोरोना वायरस जो आया था, हम सब उसके शिकार हुए, लेकिन हम सब ने उसके ऊपर एक वैक्सीन का भी इजाद कर लिया। हम आज 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने रोबोटिक्स में आ गए, यानी कि इंसान ने हर क्षेत्र में बहुत ही प्रगति की है। पर एक क्षेत्र में
इंसान अभी भी प्रगति नहीं कर पाया है, और वो है पर्सनल फाइनेंस। आप जितने भी सारे प्रगतिशील देश देखिए, यूएस, यूरोप, जापान, कहीं पे भी हो, काफ़ी लोग अभी भी वहाँ पे खुद अपने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। आप काफ़ी बार ऐसे देशों में जाते हैं, आपको काफ़ी बूढ़े-बुज़ुर्ग भी देखते हैं जो अभी भी अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रोज़मर्रा के खर्चे चलाने के लिए। यानी हम सबकी प्रगति हुई है काफ़ी सारे क्षेत्रों में, सिवाय अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में। इसलिए पर्सनल फाइनेंस को जानना, उसके ऊपर विचार-विमर्श करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज मेरे पिताजी जब रिटायर हुए थे, तब घर पे शायद मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। आज हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उनके पास क्या वो उतनी पैसे थे कि आज तक वो अपना रिटायरमेंट का जीवन स्वावलंबन से जी पाएँ? शायद नहीं। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस, या जिसे हिंदी में हम व्यक्तिगत वित्त कहते हैं, इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस दिस, अंडरस्टैंड एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ीक्यूट करें। सो एज़ वी मूव ऑन, लेट्स लुक एट रीजंस क्या है कि काफी सारे लोगों ने पिछले साल, मार्केट ने काफी अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन काफी सारे लोगों ने अपने पर्सनल फाइनेंस से पैसे निकाले, म्यूचुअल फंड से रिडीम किए। और जैसे हिमांशु जी ने कहा था कि एनजे जो इस देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे सबसे ज्यादा क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करता है म्यूचुअल फंड्स में, उन्होंने भी एक रिसर्च करके काफी सारे कारण निकाले। पर उसमें से सबसे तीन महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से काफ़ी सारे निवेशकों ने लॉस भी बनाया, अपने पर्सनल फाइनेंस से हट गए। और वो सारे कारण हमने यहाँ पे 3 चीज़ों में संक्षेप्त किए हुए हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बाइंग स्टॉक्स, जिसे काफ़ी हद तक विदेशों में रॉबिनहुड फिनोमेना कहा जाता है, कि काफ़ी सारे लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। बाय सेल कर लेते हैं, मेरे दोस्त ने किया है, मेरे पड़ोसी कर रहे हैं, मेरे ऑफिस के कुछ लोग कर रहे हैं और उन पैसे भी बना रहे हैं, तो चलो आज हम ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, खुद कुछ स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ये सब ठीक चलता है जब एक बार एक छोटी-सी लहर आती है मार्केट की बढ़त की, तब ये सब अच्छा लगता है और काफ़ी बार आप पैसे बना भी लोगे। बट लंबे समय तक ये नहीं टिक पाता। दूसरा कारण, काफ़ी लोग हताश हो जाते हैं कि जब सोचते हैं ना कि यार इकोनॉमी नहीं चल रही है, काफ़ी जहाँ से न्यूज़ आ जाती है, काफ़ी बार मीडिया में ये सारे तनाव, सारी न्यूज़ आ जाती है कि यहाँ पे इकोनॉमी खराब है, इंडिया शायद ग्रो नहीं कर पाएगा, काफ़ी सारी कंपनियों में प्रॉब्लम चल रहे हैं। ये सारी जब न्यूज़ आ जाती है तो ऐसा लगता है कि यार मार्केट ऊपर शायद नहीं जाएगा। लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था पिछले साल, ये महामारी जिसे हम कोरोना कहते हैं वो आ गए थे, तो काफ़ी सारे लोग हताश हो गए थे कि क्या होगा? और चलो इसमें से पैसे निकाल लेते हैं। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग। ये भी एक अलग तरीके की बीमारी है जो काफ़ी बार क्लाइंट्स कहते हैं चलो मार्केट में इतने पैसे बन ही गए तो चलो निकाल लेते हैं। तो ये सारे 3 कारण थे मेजरली जहाँ पे सबसे विख्यात निवेशक यानी कि सम ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल हू वी केम अक्रॉस अक्रॉस इंडिया लॉस्ट देयर मनी, रिमूव देयर मनी फॉर द रॉन्ग रीज़न। और इन कारणों के ऊपर हम थोड़ा और विचार-विमर्श करेंगे। साथ में हम ये भी सोचेंगे कि हम कैसे अच्छे निवेशक बन पाएँ। कैसे हम अपने ऊपर स्वावलंबी हो सके। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि आत्मनिर्भर, और आत्मनिर्भरता देश पे ही नहीं हर एक नागरिक पे लागू होती है, और स्पेशली पर्सनल फाइनेंस के, क्योंकि फाइनेंस हम सबको इम्पैक्ट करता है। तो जैसे हम देखते हैं कि ऐसी गलतियां लोग क्यों करते हैं, और इस गलतियों का कोई भी कारण ऐसे नहीं कि लोगों की में समझ नहीं है या जानते नहीं है। एक व्यवहार होता है जिसे हम कहते हैं मनुष्य का व्यवहार। और अगर आप देखें जब वनमानुष था, यानी कि जब ह्यूमन्स वर केव पीपल जिसे हम वनमानुष कहते हैं, और आज का आदमी, हमें लगता है कि हमने काफी प्रगति की है, पर हमारा जो भी दिमाग है आज भी काफी हद तक उस वनमानुष जैसे ही है। हम अभी भी वैसे ही सोचते हैं। और आप देश विदेश, अब पूरे देश भर में जहाँ पे भी जाइए, मैंने काफी सारे सेशंस अलग अलग इलाकों में किए हुए इस देश के, कुछ मैंने एनआरआईज के लिए भी किए हुए हैं, कुछ अगर आप इवन वो सेशंस नहीं देखे, लेकिन हर देश में जाइए, लोगों का बेसिक व्यवहार वैसा ही है जैसे पहले था। शायद दिखने में अलग दिखेंगे, लेकिन हमारा जो अंदर का सॉफ्टवेयर है वो वैसे ही है जैसे सबका होता है। और इसके कारण हम काफी बार वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे करना चाहिए। पर ये व्यवहार हमारे खुद के पैसे के बारे में बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और हमने काफ़ी बार ऐसे देखा हुआ है, इसलिए आपने काफ़ी देखा है कि जो काफ़ी बार अमीर बना था, अमीर रह नहीं पाया। कोई था जिसने पैसे बना लिए, लेकिन वो रख नहीं पाया और वापस गरीब हो गया। तो इसका कारण ये नहीं था कि उसका नसीब खराब था या उसने कुछ गलत निर्णय लिए। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे व्यवहार के ऊपर निर्भर होती है। इसलिए हम थोड़ा बहुत आज विचार-विमर्श ये भी करेंगे कि हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए पैसे को लेके। एक चीज़ जो होती है
कि पर्सनल फाइनेंस में पर्सन ज्यादा होता है, फाइनेंस कम होता है। हम ज्यादातर ध्यान इसलिए देते हैं कि फाइनेंस के ऊपर हमें कितनी जानकारी है, पर हम भूल जाते हैं कि हमारा मूल व्यवहार, आर बेसिक बिहेवियर is sometimes impacting our finances in the long term, and that's what results in many investors not making money or sometimes removing money. And let me give you some stories. आज हम कुछ कहानियां, कुछ ऐसी चीजें सोच के हम समझ जाएंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कि जब इन्वेस्टमेंट्स इतना अच्छा रिटर्न देते हैं, तो निवेशक रिटर्न क्यों नहीं बना पाता? अगर आप कोई भी स्कीम ले लीजिए जो म्यूचुअल फंड में होती है, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से स्कीम्स है, जिन्होंने 15-20% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट दिया है, लेकिन निवेशक ने कभी भी वो रिटर्न बनाया नहीं है। और उसका मूल कारण यही है कि आपका खुद का व्यवहार, इसे हम कहते हैं बिहेवियर गैप, कि प्रोडक्ट अच्छा रिटर्न दे देता है लेकिन निवेशक कभी उतना अच्छा रिटर्न बना नहीं पाता। उसका कारण है कि हम जैसे व्यवहार करते हैं अपने पैसे को लेके, कि मार्केट अगर बढ़ गया तो चलो निकाल लो, मार्केट गिर गया तो चलो निकाल लो। यानी हम लंबे समय तक अपना पैसा रख ही नहीं पाते। और इसका कारण होता है, काफी सारे कारण होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसी कारण के कारण हम शायद इतने सिंपली अपना पैसा बढ़ा नहीं पाते, इतने अच्छे रिटर्न बना नहीं पाते। तो हम आज थोड़ा सा सोचेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा व्यवहार हमारे पैसे को ना इम्पैक्ट कर पाए, पर हमारे रिटर्न्स अच्छी तरह से बढ़ते रहे। तो सबसे पहले एक देखते हैं कि मैं खुद अपना पैसा क्यों नहीं निवेश कर सकता। हमें हर बार लगता है कि मैं खुद गाड़ी चला सकता हूँ, मैं खुद पढ़ लिख के इतना बड़ा हो गया, खुद बिजनेस भी चला लेता हूँ, फिर मैं अपने पैसे को खुद क्यों नहीं मैनेज कर लेता। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कुछ 10 लाख बंदर, 10 लाख मंकीज, इन सबको एक पासा दिया था, डाइस। डाइस में अगर आपने देखा, आपने अगर बच्चों के साथ गेम खेले, तो उसमें एक डाइस में होते हैं 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन सारे बंदरों को कहा था कि आप वो पासा फेंकिए, यानी डाइस रोल कीजिए, जिसका भी नंबर 6 आएगा वो बंदर अगले राउंड में जाएगा। तो अब बंदर था, उसके हाथ में पासा दे दिया तो वो जरूर फेंकेगा। करते करते हर राउंड के बाद कुछ ना कोई तो बंदर आगे बढ़ते ही जाते थे। ऐसे करते कई सारे राउंड हुए, एक बंदर निकला जो सारे राउंड में उसका पासा 6 पे आ गया। अब सब चकित हो गए कि ये ऐसा कैसा बंदर है कि ये एक ही बंदर है जो हर बार पासा फेंका और 6 आ गया। सारे मीडिया वालों ने उसको घेर लिया। सारे मीडिया वालों को लगा कि इसके पास कोई स्किल है। सबको लगा कि ये बंदर कोई स्पेशल है, ये बहुत इंटेलिजेंट बंदर है, जो जान सकता है कि एक पासा कैसे फेंके हर बार 6 आना चाहिए। उसको टीवी पे लाया गया, उसका इंटरव्यू लिया गया, जैसे हर बार मीडिया करता है। पर लोग एक बात भूल जाते हैं, आखिर था तो वो बंदर ही। तो काफी बार हमें भी ऐसे ही लगता है कि हम सब सक्सेस को चेस करते हैं, और मोस्टली शॉर्ट टर्म सक्सेस को। आपने काफी सारे टीवी शोज भी देखे होंगे, एक बार किसी ने कोई टीवी शो जीता था, उसको बहुत सक्सेस मिली, सब कुछ, शायद एक आध साल बाद किसी को याद भी नहीं क्या है। कोई किसी ने गेम शो जीता था टीवी पे, कौन बनेगा करोड़पति, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने कौन बनेगा करोड़पति जीता था, और आज शायद कोई याद भी नहीं रखता उसे। और उसका सक्सेस तब हुआ था, लेकिन क्या वो वापस कौन बनेगा करोड़पति जीत सकता है? शायद नहीं। इसलिए सक्सेस मंकी इसे कहते हैं, कि किसी को लगता है कि आज मैं जीत गया, इसका मतलब है मैं हर बार जीतते रहूंगा। इसलिए शायद काफी लोग अपने पैसे के साथ जुआ भी खेल लेते हैं। बट पैसे के साथ जुआ अलग होता है, निवेश एक अलग चीज होती है। इसलिए काफी बार अपने आप का खुद का पैसा मैनेज करने के लिए किसी और प्रोफेशनल को देना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन खुद अपने पैसे के साथ खेलना। अब जानना चाहिए कि पैसे कैसे बनाए जाए और क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुड प्रोसेस। व्हाट इज अ प्रोसेस? जिसे हम प्रक्रिया कहते हैं। हर बार अगर आपका प्रोसेस सही रहा, तो आपका आउटकम निश्चित है कि अच्छा ही रहेगा। काफी बार लेकिन ऐसे भी होता है कि प्रोसेस सही था, शॉर्ट टर्म में आपका आउटकम थोड़ा खराब निकल आया। जैसे कि आपने, काफी लोगों ने अगर एसआईपी शुरू की होगी, 1 या 2 या 3 साल में रिटर्न नहीं बने, आप एसआईपी रोक देते हो। लेकिन अगर आप देखें, आपकी प्रक्रिया गलत है, यानी प्रोसेस गलत है, आउटकम कभी अगर सही हुआ तो समझ लीजिएगा कि आप वो बंदर की स्टोरी की लक है। और आपको पास काफी बार ऐसे दोस्त आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे जो कहेंगे कि यार मैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं तो काफी अच्छा पैसा बना लिया। और वो रिश्तेदार शायद एक आध साल नहीं आते, 10 साल में, जो कहते हैं कि ऐसे पैसे बना लिए। मैंने किसी को भी नहीं देखा 10 साल तक ऐसे रहते हुए कि पैसे बनाते जाए। प्रोसेस बैड था। काफी मेरे दोस्त भी आते हैं मुझे, कहते हैं मैंने आईपीओ में डाला था, स्टॉक डबल हो गया, देखो मैंने तो डबल कर दिया पैसा, और आप मुझे म्यूचुअल फंड कहते रहते हो, देखो एक दिन में एक लिस्टिंग पे डबल हो जाता है।
अब ये लक था और उस व्यक्ति को मैं सिर्फ 2 या 3 सवाल पूछता हूँ, चलो तुमने उस स्टॉक में डाल दिए, तुमने उस आईपीओ में डाल दिए, उस कंपनी के प्रमोटर कौन है? क्या आपने उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी थी? क्या आप जानते हैं उसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो आया था, आपने पूरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा है? आपने उसके पिछले 3 साल के रिपोर्ट्स पढ़े? सारे बहुचकित हो जाते हैं, नहीं, मुझे तो किसी ने कहा था ये आईपीओ अच्छा है, डाल दो डबल हो जाएगा, मैंने कर लिया। अब ये एक खराब प्रोसेस था, इसका आउटकम फिर भी सही आया, पर ये हर बात सही नहीं होगा। नॉर्मली ऐसे प्रोसेस पे अगर कोई काम लगातार करते रहेगा, लंबे समय में वो पूरा दिवालिया हो जाएगा। सही प्रोसेस क्या होता है? एक एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे हम सब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, अब म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, अब उनका प्रोसेस क्या होता है? हर म्यूचुअल फंड के पास काफी सारे एनालिस्ट की टीम होती है, जो हर एक क्षेत्र में, भले फार्मास्यूटिकल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, फाइनेंस हो, हर एक क्षेत्र में वो अपनी खुद का निरीक्षण करते रहते हैं कि कंपनियां क्या कर रही है। वो जाके प्रमोटर्स को मिलते हैं, प्रमोटर्स के एम्प्लॉयज को मिलते हैं, कॉम्पिटिशन्स को मिलते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं, समझते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, ये कंपनी में ऐसी क्या खास बात है, कंपनी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आगे जाके क्या हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस, उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, कंप्लायंस होता है, काफी एक बड़ी टीम होती है जो सिर्फ अच्छी कंपनियां सिलेक्ट करने के लिए रखी जाती है। और ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद लंबे समय तक जो ये प्रोसेस चलता है, तब जाके निवेशक अपने रिटर्न बना पाता है। बट सैडली जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रोडक्ट अच्छा रिटर्न दे देता है, निवेशक काफी कम बार ही अच्छा रिटर्न बना पाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता और जल्दी निकल जाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि क्या हमारा प्रोसेस या क्या हमारी प्रक्रिया सही है। प्रक्रिया सही कैसी होती है? जब आप अपने एडवाइजर के साथ बैठ के अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करें। आप एसआईपी शुरू कीजिए लंबे समय के लिए, विच इज अ गुड प्रोसेस। एसआईपी अंत में तो एक प्रोसेस ही है, एक प्रक्रिया है कि हर महीने आपके अकाउंट से एक नियमित राशि निकल के म्यूचुअल फंड में निवेश होती है। तो जब आप ये प्रक्रिया जारी रखते हैं लंबे समय के लिए, तब जाके आपका आउटकम यानी रिटर्न सक्सेसफुल हो सकता है। एक और मैं आपको कहानी बताता हूँ, ये शायद काफी लोग जानते भी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 उस दौरान ब्रिटेन और जर्मनी में एक बहुत ही घमासान युद्ध शुरू हुआ था। उस युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटेन के काफी सारे प्लेन, हवाई जहाज गिरा दिए। तो ब्रिटेन के सारे इंजीनियर्स ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे हवाई जहाज गिराए न जाए। तो जब भी ब्रिटेन के हवाई जहाज जर्मनी में बमबारी करने जाते थे, तो जर्मनी की गोलियां लग के हवाई जहाज काफी सारे गिर जाते थे। कुछ हवाई जहाज वापस लौट आते थे। तो अब सारे जो ब्रिटेन के बेस्ट इंजीनियर्स थे, उनको ये काम दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, ये हवाई जहाज का निरीक्षण किया, देख लिया कि जो हवाई जहाज वापस लौटे हैं उन पे कुछ गोलियों के निशान थे। तो सारे इंजीनियर्स ने कहा बहुत सीधी का बात है, जहां जहां पे गोलियों के निशान है उस हवाई जहाज पे, उन गोलियों के निशान जहां पे, वहां पे और भी फौलादी स्टील लगाया जाए कि उसको और मजबूत किया जाए। पर एक जवान इंजीनियर था और उसने कहा गलत हो आप सब। तो सब चकित हो गए कि ये जवान इंजीनियर हमें गलत कैसे ठहरा रहा है। बहुत ही लॉजिकल चीज है, जहां जहां गोलियां लगी है वहां पे आप और फौलाद लगा दो, उसको और मजबूत कर दो, तो प्लेन को कोई गिरा नहीं पाएगा। उसने एक्चुअली कहा कि एक्चुअली हमें उल्टा करना चाहिए। तो सबने कहा क्यों? उसने कहा जो भी प्लेन वापस आए हैं और उनको गोलियां लगी है, वो प्लेन गिरा नहीं पाए। लेकिन जो प्लेन शायद आए नहीं है, उन्हें यहाँ गोलियां नहीं लगी, उन्हें वहां गोलियां लगी है जहां पे जो ये प्लेन में दिख नहीं रहा है। तो जहां पे ये सारे प्लेन जो वापस लौटे हैं, जहां गोलियों के निशान नहीं है, वहां पे ज्यादा फौलाद लगाओ, उसको ज्यादा मजबूत करो। अब ये सोच बहुत ही अलग होती है, ये नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाएगा कि ऐसे भी हो सकता है। एक कारण ये भी है कि काफी सालों पहले, जैसे आप में से काफी लोगों का पहला मोबाइल फोन शायद नोकिया था, मेरा भी पहला मोबाइल फोन नोकिया था। आज ये कंपनी, शायद हम में से कोई शायद नोकिया वापस खरीदे ही नहीं, भले ही वो कंपनी है, पर किसी को उसको फर्क नहीं पड़ता कि आज नोकिया का फोन है। उस जमाने में शायद ही कोई व्यक्ति था जिसके पास नोकिया का फोन नहीं होता था। तो म्यूचुअल फंड्स आपको एक रीजन देता है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा, आप भले ही 1,000 रुपए डालो, 1 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, उसके ऊपर कोई एक कंपनी के ऊपर पूरा पैसा निवेश नहीं किया जाता, पर एक पोर्टफोलियो बना जाता है काफी सारी अलग अलग कंपनियों का। तो ये आपका रिस्क कम कर देता है, ये आपका इंश्योर करता है कि एक सही प्रोसेस द्वारा
सिलेक्ट की हुई कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया गया है। तो अगर कोई कंपनी नहीं चलती, और आप नोकिया का उदाहरण ले लीजिए, एक ज़माने में बहुत बड़ी कंपनी थी दुनिया की, और भारतवर्ष में तो हर एक के पास नोकिया का मोबाइल होता था, लेकिन आज शायद वो कंपनी उतनी बड़ी रह ही नहीं गई। तो अगर आपने अपना सारा पैसा, सोचिए आपने जाके नोकिया की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए होते, ये सोच के कि हर एक के पास नोकिया का फ़ोन है और फ़ोनों की खपत होने वाली है, तो बाकी सारे लोग भी नोकिया ही खरीदेंगे, तो शायद आज आपके पूरे पैसे की वैल्यू नहीं बचती। डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं आपका ध्यान लेके जाऊँगा रामायण की तरफ। रामायण के एक अध्याय में प्रभु हनुमान को संजीवनी बूटी लाने भेजा जाता है। अब हम हमेशा भगवान हनुमान को ये मानते हैं कि वो बल का स्वरूप है, पर एक्चुअली वो बल ही नहीं, बुद्धि का भी स्वरूप है। और मैं इस छोटे से उदाहरण से ये आपको साबित करूँगा कि जब भगवान हनुमान गए थे संजीवनी बूटी लाने, और उस पहाड़ पे आप देखें तो हर बूटी थी, अलग-अलग जड़ी-बूटियाँ थी और हर जड़ी-बूटी चमक रही थी। और उन्हें बताया था ऋषि ने कि जो चमकती हुई जड़ी-बूटी है वही संजीवनी है। अब या तो हनुमान कहते कि चलो मैं एक बूटी तोड़ता हूँ और वापस आ जाते और ऋषि को दिखाते कि क्या यही बूटी है। पर उन्होंने सोचा इसमें शायद काफ़ी सारा वक़्त जाएगा, तो क्यों ना मैं पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लेके आऊँ और ऋषि खुद उसमें से ढूँढ लेंगे कौन-सी सही जड़ी-बूटी है। अब इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम कर देना। क्योंकि अगर वो एक-एक बूटी या गलत जड़ी-बूटी ले आते तो शायद बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था, बहुत बड़ी हानि पहुँच सकती थी। पर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं क्यों पूरा का पूरा पहाड़ लेके आऊँ। उससे रिस्क कम हो जाता है और एट द सेम टाइम जीवन बच सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स आपको वो संजीवनी बूटी की तरह है, आपको डाइवर्सिफिकेशन दे देते हैं वो पहाड़ की तरह, कि जहाँ पे अगर आपको मालूम नहीं कि कौन-सी सही कंपनी है, कौन-सी कंपनियाँ रहने वाली है, तो म्यूचुअल फंड के द्वारा आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपना सारा पोर्टफोलियो। अब दूसरा डिस्कनेक्ट होता है, जो मैंने पहले कहा था कि काफ़ी लोग हताश हो जाते हैं ये सोच के कि यार मेरे को तो मेरे जो दोस्त है कह रहे हैं कि चलो मेरा बिज़नेस बंद हो गया है, ये इश्यू हो रहा है, यहाँ पे किसानों की लड़ाई चल रही है, देश में ये प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना है, ये है, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा? ये एक हाथी की तरह है, जहाँ पे 6 अंधों को बोला जाता है कि आप हाथी को महसूस कीजिए और बताइए कि ये हाथी किस प्रकार का जानवर है। और हर कोई जिस हिस्से को हाथ लगाया, उसे लगा हाथी उसी प्रकार का है। तो किसी ने पूँछ लगाई, पूँछ को हाथ लगाया हाथी को, तो उसे लगा कि ये तो रस्सी जैसा है। किसी ने हाथी के पैर को हाथ लगाया तो उसे लगा ये तो पेड़ जैसा है। किसी ने हाथी के दाँतों को हाथ लगाया तो उसे लगा ये तो कोई भाले जैसा है। तो हर व्यक्ति का अनुभव अलग-अलग था उसी हाथी को लेके। और हम भी काफ़ी बार यही अनुभव लेते हैं, क्योंकि हम काफ़ी बार गूगल की सहायता लेते हैं। काफ़ी बार हम न्यूज़ रिपोर्ट्स पे ध्यान देते हैं। काफ़ी बार हम अखबारों की हेडलाइन्स पे ध्यान देते हैं कि आज अखबार में तो ये छप गया, यानी कि बहुत बड़ा भूचाल आ गया देश में। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट हम सबसे काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है। वो हमसे पहले समझ जाता है कि क्या होने वाला है और वो अपनी प्रतिक्रिया दे देता है। हम उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देने जाते हैं, और मार्केट या ये सारे अखबार वाले या सारी मीडिया वाले, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं, हम उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी गलत हो जाती है। मैं आपको एक दिखाता हूँ कि मार्केट हमेशा आगे क्यों देखता है। व्हाई इज़ मार्केट ऑलवेज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग थिंग? एक डेटा है, पिछली बार लॉकडाउन 24 मार्च से अनाउंस हो गया था, 24 या 25 मार्च। उससे 1 दिन पहले तक मार्केट वाज़ एट एन ऑल टाइम लो, यानी मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था। तो मार्केट ने ये वेट नहीं किया कि चलो आज से लॉकडाउन चालू होगा, तो आज से मार्केट गिरना शुरू होगा। मार्केट ऑलरेडी गिर गया था। हालाँकि जब से लॉकडाउन शुरू हो गया, तब से मार्केट बढ़ना शुरू हो गया। यानी अगर किसी ने सोचा था जो आज तो लॉकडाउन है, सब कुछ बंद हो गया, सारी फैक्ट्रियाँ बंद है, स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होगा, चलो सब बेच देता हूँ, तो वो गलत होगा। ऑलरेडी मार्केट गिर चुका था। और जब लोगों ने बेचना सोचा, तब मार्केट शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट ने सोचा कि अब सबसे सस्ता समय आ गया है, ये सारी कंपनियां कभी ना कभी तो खुलेंगी, और काफी सारी कंपनियां तो वर्क फ्रॉम होम के द्वारा चल भी रही है, तो वो कंपनियां तो चलेंगी ही चलेंगी, प्लस दवाइयों की खपत बढ़ेगी, तो दवाइयों की कंपनी ने अच्छा किया। आईटी कंपनियों ने अच्छा किया, सबको लगा टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। टेलीकॉम कंपनियों ने अच्छा किया, सबको आज टेलीफोन चाहिए, नेटवर्क चाहिए, वाईफाई चाहिए घर पे, तो वो तो अच्छे करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे कोई ना कोई कंपनियां होती है, या कोई ना कोई सेक्टर ऐसा होता है, क्षेत्र ऐसा होता है जो अच्छा कर ही जाता है, और वापस मार्केट ऊपर आना शुरू हो गया। हाँ, हम काफी बार अखबारों में या व्हाट्सएप पे या काफी ऐसी चीजों से आ जाता है कि मार्केट या सेंसेक्स इज एट एन ऑल टाइम हाई, आज मार्केट सबसे हाई पे है। ये हर बार हम सुनते हैं। तो मैंने कुछ
पिछले वर्षों का मार्केट ऑल टाइम हाई कितनी बार हुआ, ये एक डेटा निकाला। तो 1980 से सेंसेक्स शुरू हुआ था। 2015 साल में मार्केट 7 बार ऑल टाइम हाई टच हुआ। 2016 में 1 बार, 2017 में ऑलमोस्ट 40 बार, 2018 में 30 बार, 2019 में 19 बार, 2020 में 25 बार। यानी हर साल कभी ना कभी मार्केट ऑल टाइम हाई हो ही जाएगा। अगर आप अपनी आयु देखें, हम सब की आयु हर दिन ऑल टाइम हाई हो जाती है। हम कभी भी नीचे नहीं आते, हमारी तो आयु हर टाइम ऑल टाइम हाई हो जाती है। लेकिन कभी हम अपने ऊपर शक कर लेते हैं, अरे यार, आज तो मैं बहुत ऑल टाइम हाई पे हूँ, पर नहीं। बट मार्केट ऑल टाइम हाई होना एक न्यूज़ बन जाती है, भले ही वो हर बार आ जाती है, हर 2-3 महीने में कभी ना कभी मार्केट वापस नई ऊंचाई छू लेता है, तो ऑल टाइम हाई हो ही जाएगा। और दूसरा, एक और सत्य ये भी है कि मार्केट गिरता ज़रूर है। तो एक नोबेल लॉरिएट, जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा था कि व्हाट इज फियर। फियर इज समथिंग, फियर इज फियरफुल इफ यू डोंट नो इट। यानी कि अगर हमें फियर मालूम है तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर आपको मालूम है कि मार्केट हर साल अगर गिरने वाला है और गिरता ही है, तो हमने इस चार्ट में क्या डाला, हर साल मार्केट की जो सबसे हाई पॉइंट थी उससे लोएस्ट पॉइंट तक मार्केट कितना गिरा। अगर आप 2008 का साल देखें तो मार्केट 60% गिरा था, और तभी कोई कोरोना ऐसी कोई चीज नहीं थी। तब एक्चुअली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। और 2003 से लेके 2008 तक मार्केट ने आपको 40% सालाना रिटर्न दिया था। पर 2004 और 6 में भी मार्केट 30% गिरा था। ये हम शायद भूल जाते हैं। मार्केट एक्चुअली हर साल गिरता ही है, लेकिन एंड में वो वापस ऊपर बढ़ता है। हम नॉर्मल क्या करते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं। हिंदी में एक कहावत है, कल, आज और कल। यानी कल और कल को हम दोनों को एक ही शब्द दिया है। जहाँ की अंग्रेजी में हम कहते हैं येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। बट इन हिंदी इट इज कल, आज और कल। यानी कल जो हुआ वो कल भी होगा। तो सेम मार्केट अगर कल गिरा था तो कल भी गिरेगा, और ये स्थिति है। लेकिन अगर कल बढ़ता भी है तो कल भी बढ़ेगा, और लंबे समय तक मार्केट हमेशा बढ़ता ही है। थर्ड, एक कारण होता है कि एक्शन या प्रॉफिट बुक करना। ये एक बहुत ही अच्छी बीमारी हम सबको लगती है कि चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट क्यों बुक करना है और प्रॉफिट क्यों बुक नहीं करना चाहिए, इसमें एक बड़ा अंतर है। हम सबको ये बोला जाता है कि अगर मार्केट बढ़ गया, आपके शेयर्स बढ़ गए, तो चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट बुकिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसलिए क्योंकि आप अगर चित्र देखें तो इसमें आपको एक रिफाइनरी दिखेगी। आज पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है, आज आप फिर भी पेट्रोल लगाते, तो उसके पीछे एक रिफाइनरी है जो काम कर रही है। आप अपने घर की रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं तो शायद आप डीमार्ट में जाके खरीदते हैं। आज आप सड़कों पे जाते हैं, आपको मारुति की गाड़ियां दिखती है। आज आप घर पे बैठे और एक बहुत अच्छा रंग लिख रहा है आपकी दीवारों पे, तो शायद आपके पास एशियन पेंट्स लगा होगा। और आज हम सब जुड़े हुए हैं किसी ना किसी टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा, जिससे ये कनेक्शन है। तो 5G अभी जो नई चीज आ रही है, यानी कोई ना कोई बिजनेस तो बढ़ते जा रहा है, कोई ना कोई बिजनेस आगे बढ़ रहा है। आप और मैं काफी बार ये सोचते हैं कि चलो मार्केट बढ़ गया, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कभी आपने एक बात सोचा है कि जो इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति है, मुकेश अंबानी, जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसके पास रिलायंस जियो है, जब मार्केट बढ़ता है तो उसके भी सारे पैसे की वैल्यू बढ़ती है, वो कभी प्रॉफिट बुक नहीं करता। या अगर आप डीमार्ट का ओनर देखिए, मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट का स्टॉक ऑल टाइम हाई होता है, वो कभी प्रॉफिट बुक नहीं करता, या वो नहीं कहता कि चलो आज डीमार्ट का स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। क्योंकि उसको मालूम है स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, मेरा प्रॉफिट तो बढ़ते जाएगा। भारत देश की आबादी 138 करोड़ है। पूरे यूरोप की आबादी 60 करोड़ है। 138 करोड़ लोगों को काफी सारी चीजों की जरूरतें बढ़ती रहने वाली हैं। ये सारी कंपनियां आगे भी जाके प्रॉफिट्स बनाएगी, तो आज क्यों प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ते जाएगा। और ये सारी कंपनियां आप देखो, 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले प्रॉफिट जो बनाई, जिससे काफी ज्यादा प्रॉफिट आज बनाती है। यानी इमेजिन कीजिए, तब अगर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा तो आज आप इस वैल्यू पे कभी पहुंच ही नहीं पाते थे। और इस पिछले 40 सालों में काफी ऐसी दुर्घटनाएं हुई है देश विदेश में। ये हेडलाइंस मैंने काफी बार आपके सामने जो डाली है कि काफी सारे प्रधानमंत्री बदले,
कुछ प्रधानमंत्रियों को गोली मार दी गई थी, कुछ प्रधानमंत्री नहीं रहे, बहुत सारी युद्ध हुए इसके बीच में, लीमन क्राइसिस हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, ये सारी चीजें हो गई। इसके बावजूद 100 रुपए पे शुरू हुआ सेंसेक्स आज 50,000 के आसपास है। ये आपको बता देता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर बढ़ता है, क्योंकि कंपनियां प्रॉफिट बनाना नहीं छोड़ती। हम काफी बार इस हेडलाइन से, इस मीडिया से, इस न्यूज से प्रभावित हो जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मीडिया में जो न्यूज आती है या जो न्यूज एंकर काफी मसालेदार आपको न्यूज पेश करता है, उसे आपकी पर्सनल फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। उनका काम है न्यूज़ बेचना, उनका वो व्यापार है। लेकिन हमें अपने खुद के पर्सनल व्यावसायिक पैसे के ऊपर उनके हेडलाइंस के ऊपर कोई ये आने नहीं देना चाहिए जिससे ऊपर हमारा पर्सनल पैसे पे इम्पैक्ट आ सके। एक सिंपल है, easiest thing to do in investment is taking no action. टेकिंग एक्शन इज द इजीएस्ट थिंग, बट एक्चुअली अगर आप कोई एक्शन न ले तो आगे जाके आपका पैसा लंबा समय तक ग्रो होता है। और आपका अगर सही एसेट एलोकेशन है, जैसे मैंने पहले कहा था कि सही प्रक्रिया है, सही प्रोसेस है, आपने एसेट एलोकेशन सेट कर दिया, आपकी एस आई पीज है, तो लंबे समय तक आपका सही तरह से आपके अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। काफी बार लोग सिर्फ कहासुनी पे अपना पैसा निकाल देते हैं, निवेश करते हैं, ये गलत होता है। आपको एक सही प्रक्रिया बिठानी चाहिए अपने निवेश के लिए, ताकि आगे जाके आपका पैसा सही तरह से बढ़ सके। एक उदाहरण के लिए, हमने डीएसपी का एक फ्लेक्सी कैप फंड के एसआईपी के रिटर्न लिए, और जैसे मैंने कहा कि उतार चढ़ाव होते हैं, और मैंने सिंपल एसआईपी लिया है। ये स्कीम शुरू हुई थी 29 अप्रैल 1997 में, यानी कि 24 साल पहले ये स्कीम शुरू हुई थी। उस समय किसी ने अगर एसआईपी शुरू की होती तो 1997 से लेके 2000 साल तक उसके एसआईपी के रिटर्न 70% थे। ये देख के तो काफी सारे लोग प्रभावित हुए होंगे और पैसा डाल दिया होगा कि चलो अच्छा रिटर्न बन रहा है मार्केट में। पर 19 29 अप्रैल 1997 से लेके 29 अप्रैल 2003 तक सारे एसआईपी ने रिटर्न 1% ही दिया, क्योंकि उस समय मार्केट में भारी गिरावट आ गई थी। अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं तो उसे टेक बबल कहते हैं, आईटी क्रैश कहते हैं, काफी सारे नाम है उसके। नास्डैक एक सेक्टर था, यूएस में नास्डैक भी गिर गया था, इंडिया में भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां गिर गई थी, स्टॉक्स गिर गए थे, और काफी सारे निवेशक हताश हो गए होंगे। पर फिर से अगर हम देखें कि 29 अप्रैल, एक साल अगर और आपने खींचा होगा, यानी 29 अप्रैल 2004 तक अगर ये एसआईपी रखी होती तो आपके रिटर्न फिर से 24% आ जाते हैं। यानी कि जब भी आपको ये लगता है, एक छलावा हो जाता है कि मार्केट गिर गया, रिटर्न नहीं बन गया, आप निकल जाते हैं, और तभी मार्केट आपको रिटर्न बना के देता है। और काफी बार हम ये देख के आते हैं कि मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न बनाया, चलो हम और पैसा डालते हैं, तभी मार्केट शायद गिर जाता है। एक और उदाहरण, 1 मई 2004, 1 जनवरी 2008 सबसे बड़ा बुल रन था जो स्टॉक मार्केट का। 63% रिटर्न बन गए एसआईपी निवेशकों के, लमसम मीनिंग सिर्फ एसआईपी करके। वही निवेशक अगर एक और साल एक्स्ट्रा रहते तो उनके रिटर्न 63 से आगे 8% पे। इस पे काफी सारे निवेशक हताश होकर अपने पैसे वापस निकाल लिए। पर अगर वो निवेशक रह जाता मई 2010 तक, तो भी उसके रिटर्न 27% हो जाते। और ये एक एक्चुअल स्कीम है जिसके हम आपको रिटर्न बता रहे हैं। तीसरी एक बात, 2013 से लेके 2020 तक फिर से एसआईपी ने 13% रिटर्न दिया। अगर आपने एक और साल निकाला होता तो आपके रिटर्न शून्य हो जाते। लेकिन अगर आपने आज तक अगर ये पैसा रखा होता 26 फेब 2021 तक, तो भी आपके रिटर्न बन जाते थे 15%। यानी काफी बार ऐसी समय आ जाता है मार्केट में जहां पे मार्केट रिटर्न नहीं देता, और काफी निवेशक इस, और उसी समय काफी सारी नेगेटिव अफवाहें, नेगेटिव न्यूज हेडलाइंस आ जाती है जिसके ऊपर हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। पर अगर हम रिएक्ट न करें और अपना गोल या अपने प्रोसेस पे डटे रहे, तो ऑटोमेटिकली आउटकम तो अच्छा होना ही है, आपके रिटर्न आगे जाके अच्छे बनने ही है। तो सिंपल ये 3 अलग अलग फेजेस हमने दिखाए मार्केट में, जहाँ पे शुरुआती तौर पे मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए, निवेशक आ गए, फिर 1-2 साल तक रिटर्न नहीं बने, 3 साल तक रिटर्न नहीं बने, निवेशक वापस चले गए, और फिर जैसे ही जाते हैं वापस रिटर्न बन जाता है। तो इन सब में नुकसान ज्यादातर निवेशकों का होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अच्छे होते हैं, इन्वेस्टर के रिटर्न अच्छे क्यों नहीं होते? इसमें जो सबसे मूल मूल कारण है उसका नाम है बिहेवियर, या आपका व्यवहार। अगर आप अपना एक प्रोसेस नियमित तौर पे फॉलो करें,
कि वो एसआईपी हो, एसेट एलोकेशन लंबे तौर तक रखें, तब जाके आपके रिटर्न्स सही बनते हैं। ये जर्नी है। अगर किसी ने 1997 से 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती इसी फंड में, जिसे हम डीएसपी फ्लेक्सी कैप कहते हैं, 28 लाख के आसपास आज उसकी जमा पूंजी होती, और उस जमा पूंजी की जो आज कीमत होती 4.25 करोड़ के आसपास, 19% रिटर्न। और ये रिटर्न हमने लिया है 24 सालों का। यानी 10,000 की एसआईपी अगर किसी ने रोकी नहीं होती, उनका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा होता, 24 साल हुए, आज उसके पास 28 लाख के निवेश के ऊपर 4 करोड़ का मुनाफा। 4 करोड़ आज आप कहते 28 लाख निवेश करने पे, पर ये प्रॉफिट बनाने के लिए उसे 24 साल लगे और 19% के रिटर्न्स उसने कमाए। बट काफी बार इस जर्नी में काफी सारे हताश होने लायक न्यूज आ जाते हैं, काफी बार हताश होने लायक इंफॉर्मेशन आ जाती है, हेडलाइंस आ जाती है, लेकिन अगर आप अपने प्रोसेस पे डटे रहते हैं, तब जाके आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, आप वो रिटर्न्स पा सकते हैं। सेम अगर आपने 1 लाख रुपए लमसम डाला होता उसी समय, आज वो 1 लाख का लमसम 64 लाख के आसपास हो जाता। तो दोनों, आप लमसम कीजिए या एसआईपी, लेकिन सही स्कीम चूज करके कीजिए और उसमें लंबे समय तक रहिए। प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीजें आपके ऊपर लागू नहीं होती। गोल अचीवमेंट इज समथिंग जो आपके ऊपर लागू होता है, कि अगर आपका गोल अचीव हो गया तब आप निकाल दीजिए, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के लिए मत निकालिए। आपका एसेट एलोकेशन आपका प्रॉफिट बुकिंग होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट सेट कर देता है। काफी बार लोग पूछते हैं कि आगे मार्केट का क्या हाल है, मार्केट व्यू क्या है, और काफी लोग, काफी विशेषज्ञ अपने अपने व्यू देते हैं। अगर आप सीएनबीसी रोज देखेंगे तो आपको हर कोई हर दिन के ऊपर कोई ना कोई व्यू देगा कि आज क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि हमें कोई एक कहानी अच्छी लगती है या कोई स्टोरी जिसे हम बिलीव कर सके, कि हमें कोई अगर अच्छी कहानी बनती है तो हम अपने दिमाग में लगते हैं। और हर व्यक्ति इस दुनिया में कुछ अलग अलग समझ के चलता है, कि किसी को लगता है कि कल अगर हम मर जाएंगे तो कल हम स्वर्ग में या नर्क में जाएंगे। कोई कहता है कि कयामत का दिन आएगा। कोई, जो इजिप्शियन थे उन्हें कहा जाता कि उन्हें पिरामिड में दफन किया जाता था, उन्हें मम्मी बनाया जाता था। कोई, आजकल की जनरेशन ये मानती है कि हम कहीं गैलेक्सी में जाकर कोई तारा बन जाएंगे, कोई कर्मा में मानता है। तो कोई ना कोई किसी चीज में मान ही जाता है, लेकिन हम में से किसी को नहीं मालूम है कि ये विख्यात तौर के ऊपर मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। लेकिन हम एक मान्यता रखते हैं। तो वैसे ही होता है कि जैसे हम किसी चीजों पे मान्यता रखते हैं, वैसे कोई ना कोई मार्केट व्यू दे ही देता है कि 2021 में क्या होने वाला है। पर अगर आप देखें, हम में से ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि सोमवार के दिन हमारे साथ क्या होने वाला है। तो 2021 का व्यू देख के हम क्या करेंगे, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, हमारे गोल्स अगर 5, 10, 15, 20 साल बाद है, तो उसके लिए बस हमें सिर्फ एक चीज पे गौर रखना है कि हमारा प्रोसेस सही है, हमारी प्रक्रिया सही है, तो हम लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस में इसलिए मैंने जो कहा था कि देर इज कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे प्रॉफिट बुकिंग है। उसमें सिर्फ एक चीज होती है जिसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन एक आपका ऐसा हथियार है जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा भी देता है, क्योंकि वो सही तुलना में आपके रिस्क के हिसाब से आपका इक्विटी और डेट, यानी कि शेयर बाजार और ब्याज बाजार के बीच में आपकी संतुलन बना के रखता है। और ये संतुलन इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको फायदा भी मिले, जब मार्केट गिर जाए तब आपका नुकसान कम हो, और मार्केट बढ़ने पे भी आपका फायदा ज्यादा हो। तो ये आपका जो संतुलन है, ये सही बनाए रखने पे, और आप सबका जो ये एसेट एलोकेशन है, वो हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत एसेट एलोकेशन होता है। कोई जेनरिक एसेट एलोकेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। हर एक व्यक्ति का एक रिस्क प्रोफाइल होता है, हर एक व्यक्ति का एक गोल होता है, और हर एक व्यक्ति का गोल अचीव करने का एक समय अलग होता है। हम सबके परिवार अलग है, हम सबके व्यक्तिगत रिस्क लेने की क्षमता अलग है, हम सबकी लाइबिलिटीज अलग है, हम सबकी जिंदगियां अलग है। तो कोई भी एक प्रोडक्ट सबके लिए सही नहीं होता। आपको चाहिए होता कि आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से एक सही एसेट एलोकेशन निर्धारित कीजिए, पर उस पर डटे रहिए, और वो प्लान आगे जाके आप ही के काम आएगा, आपको अपने गोल अचीव करने के लिए। एक छोटी चीज बताता हूँ आपको, कि काफी बार हम ये अपने जो प्लान्स बनाते हैं निवेश करने के, एसेट एलोकेशन के प्लान्स बनाते हैं, इससे हम दूर चले जाते हैं। इसका रीजन है, और ये सेशन होने के बाद आपको जब भी समय मिले, आप यूट्यूब पे जाके मार्शमेलो टेस्ट देखिए। मार्शमेलो टेस्ट, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हार्वर्ड में।
हार्वर्ड ने क्या किया, कुछ बच्चों को बुलाया और मार्शमेलो एक मिठाई होती है, एक मीठी चीज़ होती है जो अमेरिका में मिलती है। उन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया, 6-7 वर्ष के बच्चों को, और हर एक को अलग कमरे में रखा और उनके सामने उन्होंने एक मिठाई का टुकड़ा रखा जिसे मार्शमेलो कहते हैं, और उन बच्चों को कहा कि आप चाहे तो ये मिठाई का टुकड़ा अभी खा सकते हैं, या आप 15 मिनट की देर के बाद अगर आपने ये मिठाई का टुकड़ा नहीं खाया तो हम आके आपको 2 मिठाई के टुकड़े देंगे। अब नॉर्मल है कि आप में से हर कोई सोचेगा कि बच्चे हैं, 15 मिनट वेट तो कर ही सकते हैं, उनको 1 की जगह 2 मिल जाएँगे। और उन्होंने एक कमरे में रखा और मिठाई के टुकड़े के साथ उन्हें कमरा छोड़ के लोग चले गए और उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। देखातर ज़्यादातर बच्चों ने वो मिठाई का टुकड़ा तुरंत खा लिया। अब आपको लगे ये तो बच्चे हो तो बचपना कर लेते हैं, पर यही चीज़ हम काफ़ी बार अपनी ज़िंदगी में भी कर लेते हैं। क्यों? और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कम से कम 18-20 साल, 40 साल तक कंटिन्यू किया। ये नहीं कि बच्चों के साथ बार-बार, उन्हीं बच्चों के ऊपर उन्होंने आगे जाके देखा। जो बच्चे मिठाई का टुकड़ा तुरंत खा गए, 20 साल, 30 साल में जब उन्हीं बच्चों को वापस मिले, तो उनमें से काफ़ी सारे बच्चे शायद इतने सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन जो बच्चों ने मिठाई का टुकड़ा तुरंत नहीं खाया, 15 मिनट वेट किया और उन्हें 2 मिठाई के टुकड़े मिले, वो बच्चे आगे जाके शायद सबसे विख्यात यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कुछ इंजीनियर हो रहे थे, कोई डॉक्टर हो रहे थे। और 20 वर्ष प्रतिशत, यानी कि जब वो 40 वर्ष के हो गए थे, तब जाके देखा तो काफ़ी सारे जो बच्चे थे, जिन्होंने वो मिठाई का टुकड़ा इमीडिएटली नहीं खाया था, वो लाइफ में भी सक्सेसफुल हुए थे, कोई सीईओज़ बन रहे थे। तो उन्हें ये पता चला कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ जो होती है ना, वो से हमें दूर रहना चाहिए, जो है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। पढ़ाई में भी काफ़ी बार हम सब बचपन में कहते चलो आज टीवी देख ही लेते हैं, पढ़ाई बाद में की जाएगी। असल ज़िंदगी में हम कहते हैं कल काम कर लेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो ये हमें अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी इम्पैक्ट करता है और फाइनेंस में भी। हम काफ़ी बार ये सोच चलो इन्वेस्टमेंट करना है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इससे अपने ऊपर ही हानि आती है। दूसरा जो हानि है, जो हम देखते हैं कि यार मेरे पड़ोसी ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने नई गाड़ी ले ली, चलो निवेश करना बाद में कर सकते हैं, गाड़ी अभी ले लेते हैं। या मेरे किसी दोस्त ने बड़ा घर ले लिया, तो चलो आज निवेश नहीं करते, आज हम बड़ा घर देख लेते हैं या कहीं दूसरी जगह बड़ा एक और 2 बीएचके से 3 बीएचके का फ्लैट कर लेते हैं, या छोटी कोठी से बड़ी कोठी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया को दिखाने का एक बहुत बड़ा शौक होता है। और आजकल ये शौक ज़्यादा चलता है क्योंकि हम फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम काफ़ी सारी चीज़ों पे होते हैं, तो हमें भी लगता है कि चलो किसी और ने दिखाया तो मैं भी दिखा दूँ। लेकिन अगर आप ये नहीं करें और नियमित तौर से अपने निवेश के ऊपर ध्यान दें, अपने गोल्स के ऊपर, और अपना एसेट अलाउंस सही रखें और उस मार्शमैलो की तरह मिठाई तुरंत ना खाएँ, तो आगे जाके आपकी मिठाई दोगुना होती है। ये बच्चों पे भी लागू होता है और काफ़ी बार हम ये बचपना अपने पैसे के साथ भी कर लेते हैं। एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, पहले अपने जीवन के 20-25 साल तक हम अपने माँ-बाप पे डिपेंडेंट थे। रिटायरमेंट अगर आप 60 पे भी हो जाए, उसके बाद भी शायद आप अपने 20-25 साल किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे, अपने बच्चों पे। आपके पास एक नियमित समय है, 25 से 55 साल तक का, औसतन 30 से 35 साल कमाने के लिए। और ये सालों में जो आप कमाते हैं, आपको रिटायरमेंट के बाद भी वही पैसे आपके काम आने हैं। यानी हमें ज़िंदगी भर किसी और पे अगर निर्भर नहीं रहना है और स्वावलंबी रहना है, तो हमने वो 30-35 साल में जो मेहनत से पैसे कमाए हैं, उनको सही दिशा देनी है, उनको सही तरह से निवेश करना है। नहीं तो आखिरी की ज़िंदगी के 20-25 साल काफ़ी कठिनाई से जा सकते हैं। और जैसे हम खुद किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहेंगे, अब तक अगर नहीं रहे, अब तक अगर हम अपने पैरों पे खड़े हैं, स्वावलंबी है, तो रिटायरमेंट के बाद भी हम किसी और के ऊपर क्यों निर्भर रहें? हम खुद क्यों ना स्वावलंबी बने? गोल्स जो हम सबके पास है, अगर आज आपने अपने गोल्स निर्धारित नहीं किए, तो आप अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण गोल, एक सिंपल कलम और एक पेपर लीजिए और उस पे लिख दीजिए। कौन से होते हैं जो महत्वपूर्ण गोल होते हैं लाइफ के? आपके बच्चों की शादी, आपके बच्चों का एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट। इसके अलावा भी हो सकता है कि जो काफ़ी युवा है, उनको खुद का घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है। ये 4, 5, 6 ऐसे महत्वपूर्ण गोल होते हैं अपनी लाइफ के, जो लिख के रखें तो काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी बार जब निवेशकों को मिलता हूँ और वो काफ़ी पैसे बचा रहे होते हैं, तो मैं उन सबको से एक ही सवाल पूछता हूँ, आप पैसे क्यों बचा रहे हो? आप पैसे निवेश क्यों कर रहे हो? आप इतना पैसा क्यों बना रहे हो?
और किसी के पास जवाब नहीं होता। सब एक बेतुका जवाब देते हैं कल के लिए, कल कुछ बुरा हुआ तो। मतलब कल क्या बुरा हो सकता है अगर तुम्हें मालूम है तो तुम कितना बचाओगे? उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब कल बुरा नहीं अच्छा ही होगा, लेकिन आपको उस अच्छे समय में आपकी अच्छाई के लिए पैसे हैं क्या? आपके बच्चे की शादी एक अच्छा समय होता है, लेकिन आपने उसके लिए प्लान किया है। आपके बच्चों का एजुकेशन, कल अगर उसको इंजीनियरिंग में सीट मिल जाए, एमबीए में सीट मिल जाए, अगर वो देश विदेश कहीं पढ़ने के लिए जाए, एक अच्छा समय होता है, उसके लिए आपके पास पैसे हैं। रिटायरमेंट भी एक अच्छा समय होता है जहाँ पे आप अपनी मेहनत की जिंदगी पूरी करके आराम से अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहते हो। उस अच्छे समय के लिए क्या आपके पास पैसे नियमित तौर से आपने बचा के रखे या निवेश किए हुए हैं? तो आपके गोल्स आगे जाके जो लाइफ में आने वाले, इसमें से कोई भी टफ गोल या कोई असाधारण गोल नहीं, सिंपल गोल्स होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बचत को या आपकी सेविंग को एक सही दिशा दे सके, एक सही मोड़ दे सके, तो जाके आप ये सारे गोल्स, जिम्मेदारियां बहुत ही आराम से निभा पाएंगे। तो आपके गोल्स एक लिख के रखिए और इन्हीं गोल्स के हिसाब से आप निवेश कीजिए। जरूर है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है जैसे कोरोना एक महामारी थी, उसमें काफी लोगों को कठिनाइयां नहीं आएगी। उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी सही मात्रा में लेना जरूरी है। वो लाइफ इंश्योरेंस हो ताकि आपके बाद भी आपकी परिवार को कोई ऐसी आर्थिक परेशानियां ना आए, या मेडिकल इंश्योरेंस हो कि अगर आपको कभी अस्पताल की दहलीज भी पार करनी पड़े तो आपको अपने गोल्स के लिए जमा किया हुआ पैसा वो निकालना न पड़े। इनफैक्ट इस देश में काफी लोग गरीबी की हालत में इसीलिए रहते हैं कि उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है जब कोई घर में बीमार हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ज्यादा लोगों के पास होता नहीं है। काफी जो लोग जो नौकरी करते हैं उनको लगता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमारी कंपनी हमें मेडिकल इंश्योरेंस देती है। लेकिन अगर आप कंपनी चेंज करो, या सपोज अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, तो एक मेडिकल इंश्योरेंस जो आप जितना जल्दी लेते हो वो आपको लाइफ पर, आपकी जिंदगी होने तक ये मेडिकल इंश्योरेंस आपके काम आता है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ये आपको किसी भी जिंदगी की परेशानी के दौर में आपको काम आ सकता है। सेम रिटायरमेंट प्लान, हम सब माँ बाप जो है आज जो शामिल है, उन सबको एक बहुत ही सॉफ्ट लगता है कि चलो रिटायरमेंट प्लान ज्यादा नहीं करते, बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की शादी प्लान कर लिए, ये बहुत बड़ी चीज है। हम नहीं जानते कि शायद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करते जा रहा है, भले ही कितनी भी बीमारियां हम वैक्सीन लेके आ पा रहे हैं, हम शायद 100 साल भी पूरे कर लेंगे। अगर आप 60 साल की आयु में रिटायर होते हैं और अगर आप शायद 40 साल तक जिएंगे, आप बस सोच भी नहीं पाएंगे कि शायद आपको कितना पैसा लगेगा, वो सारे रिटायरमेंट में। और इस रिटायरमेंट में आप रिटायर हो रहे हैं, महंगाई कभी रिटायर नहीं होती, आपके खर्चे रिटायर नहीं होंगे। नई नई चीजें जो इजाद होने वाली है, जैसे मेरे जब पिताजी रिटायर हुए थे तो मोबाइल फोन इतने नहीं थे संख्या में। आज हर एक के घर में मोबाइल फोन है, आज हर एक के घर में एयर कंडीशनिंग है, फ्रिज है, एसी है, टीवी एलईडी हो गया, काफी नई नई सुविधा आई है। तो जब आप भी रिटायर होंगे काफी सारी ऐसी नई चीजें आएंगी, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप उसका लुत्फ उठाएं? जैसे आज आप अपने परिवार के साथ देश विदेश घूमने जाते हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे आप रिटायरमेंट के बाद भी घूमने जाएं सुविधाओं के साथ, सबके साथ? तो इसीलिए सही रिटायरमेंट प्लान करना बहुत बहुत जरूरी है। बाकी अगर आप देखें, एजुकेशन के लिए लोन मिल जाता है। अगर आपको बच्चों की शादी करनी है और आपके बच्चे कमा रहे हैं तो उनको कोई भी बैंक पर्सनल लोन दे देगा। लेकिन अभी तक कोई बैंक रिटायरमेंट लोन नहीं देता। तो रिटायरमेंट के लिए अपने आप के ऊपर ही निर्भर रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए सही तरह से प्लान करना बहुत जरूरी है। एक आखिरी मैं आपको एक सीख देता हूँ, यूनिवर्सल नेचर। हम सबका एक व्यक्तिगत व्यवहार होता है कि हम बहुत खुश भी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं और लालच में भी फंस जाते हैं। एक चूहा भी किसी चीज की लालच में एक पिंजरे में आ जाता है। अगर आपने देखा है कुछ मच्छर भी होते हैं जो वो लाइट की रेडिएशन से आकर्षित होके उसमें चले जाते हैं। तो हम काफी बार आकर्षण में आ जाते हैं कि आज आपने ये सब सुनने के बाद भी कल कोई नया टेलीविजन का ऐड आ जाएगा, कल कोई नया मोबाइल का ऐड आ जाएगा और आप आकर्षित हो जाएंगे, चलो ये खरीद लेते हैं। इस आकर्षण से दूर रहिए, ये हम सबका एक यूनिवर्सल नेचर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि खुद का पैसा खुद मैनेज करना बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए आपको एक एडवाइजर, एक आर्थिक साथी की जरूरत होती है, जो आपको भली भांति समझ के और आपके मूल व्यवहार के हिसाब से आपका सही एसेट एलोकेशन और आपका सही प्लान बना सके। तो इसी के साथ मैं ये सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आप सबके सवाल
का हम वेट कर रहे हैं, ताकि आपको जितने सवाल पूछने हैं, आज आप ये सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। मेरी तहे दिल से कोशिश रहेगी कि आपके हर एक के सवाल का मैं सही जवाब दे पाऊँ। हिमांशु जी, आप सवाल-जवाब का दौर चालू कर सकते हैं। Thank you, Nikhil. Thanks a lot. There was lot of learning from your today's session. आज आपने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया कि हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अगर वो हम चीज़ सिंपल तरीके से अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा वेल्थ क्रिएशन काफ़ी लॉन्ग टर्म में बेटर हो सकता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर गाइडेंस। मैं सिर्फ थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ मेरे सिंपल अंडरस्टैंडिंग में जितना मैंने आपसे सीखा आज, जिससे हम सबको एक समराइज करने का एक मौका मिलेगा। जो मुझे सीखने को मिला वो 5-6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट मेरे को जो सीखने को मिला है कि अवॉइड नॉइज़। आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि मार्केट और इकोनॉमी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती है, और मार्केट लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर होता है या मार्केट अहेड फॉरवर्ड लुकिंग पे होता है, और बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स है, मीडियाज है, वो करंट फोकस या करंट नॉइज के ऊपर फोकस करती है। तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस शॉर्ट टर्म नॉइज के ऊपर नहीं लेने चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक के साथ कंपनीज ने कितने ग्रोथ किए हैं। हर 10-10 साल के एंड में आप देखते जाइए कि कंपनीज कितने ग्रोथ हुए हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कितना उन लोग का प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है। ओके, तो ये सेकंड आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो मुझे सीखने को मिला। थर्ड चीज आपने बताया कि हमें एसेट एलोकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, मार्केट के ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हम अगर हमारे एसेट एलोकेशन फॉलो करेंगे तो अपने आप हमारा पोर्टफोलियो राइट डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करने पे हम राइट तरीके से इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहेंगे, और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह जो भी होता है वो एसेट एलोकेशन और एसेट एलोकेशन प्रोसेस बाय डिफॉल्ट वो लॉन्ग टर्म में करता रहेगा। सो वो एक लर्निंग था एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड, फोर्थ लर्निंग था कि हमें हमारा फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स डिसाइड करने बहुत जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट गोल्स के माध्यम से हमारे हमारे इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करना जरूरी है, हमारे राइट एसेट्स डिसाइड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लर्निंग जो आपने बताया कि ये सारे बिहेवियर में एडवाइजर का रोल बहुत बड़ा है। एडवाइजर जितना ज्यादा आपके साथ आपके गोल्स के साथ फोकस रहेगा, उतना आपको अपने वॉइस को या मार्केट वॉइस को अवॉइड करना इजी रहेगा। तो आप अपने एडवाइजर जो आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह बताया कि आपके सारथी के ऊपर आप फुल ट्रस्ट रखिए, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखिए, और सारथी और एडवाइजर के साथ अपने एसेट एलोकेशन, अपने फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर फोकस करिए। फिर आपने बताया कि लॉन्ग टर्म पेशेंस रखिए, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन में इजी होगा। एसआईपीज रेगुलर करते रहिए। एसआईपी में आप जितना लंबा करोगे उतना ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा। जो आपने डीएसपी मल्टी फ्लेक्सी कैप का जो आपने लाइव एग्जांपल बताया वाज एन अमेजिंग एग्जांपल, जहां पे एक छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से इवन अ 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट आज लॉन्ग टर्म में आपने कंट्रीब्यूट सिर्फ 28 लाख रुपए के आसपास कंट्रीब्यूट किया है, और उसका वेल्थ 4 करोड़ प्लस हो चुका है। सो वेल्थ क्रिएशन कैन बी डन ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये एग्जांपल से ये समझ में आया कि वेल्थ क्रिएशन और शॉर्ट टर्म रिटर्न क्रिएशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोग शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएशन को वेल्थ क्रिएशन समझ लेते हैं, मगर वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको 25-30% रिटर्न नहीं चाहिए, आपको 12-14% रिटर्न चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही वेल्थ बनता है कि जब आप 12-14% अपने पोर्टफोलियो पे कमाए और 20-25 साल तक उसको कंपाउंड करते रहिए, तो उसमें बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का फायदा होगा।
So I think so. This was all my summarized learning. Nikhil, if I miss any summarized learning, can you want to add something into that? आपने बहुत सही कहा, स्पेशली जो लास्ट स्लाइड था, मैंने कहा कि आपका सारथी और आर्थिक सारथी, क्योंकि वो आपको सही मार्गदर्शन देता है। और आपने जो कहा ना कि काफी बार हम अपनी जिंदगी में इतने लुप्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे फाइनेंशियल गोल कहाँ हैं। तो हमारे पास हमेशा एक ऐसा बंदा होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा वापस हमें सही मार्ग पे ला सके। और यहीं पे काफी बार लोग भूल चूक कर जाते हैं कि हम अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, उनकी कहने पे हम कुछ निवेश कर बैठते हैं और ये भूल कर बैठते हैं। तो एक प्रोफेशनल जो आपको हर बार सही राह दिखा सके, जिसका काम ही है ये काम करना, वो आपके साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्योर, थैंक यू। दूसरा, बहुत सारे मैंने देखा है कि इन्वेस्टरों का या आम आदमी का एक बहुत आम क्वेश्चन रहता है कि अभी के मार्केट के लिए आपके टिप्स क्या है। तो लोग शॉर्ट टर्म टिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। तो आपके हिसाब से ये क्या लोग टिप्स देना ज्यादा पसंद करते हैं कि लोग टिप्स मांगना ज्यादा पसंद करते हैं? तो ये जो मैंने टिप्स जितने वाला जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के ऊपर लोग फोकस करना लगे हैं, क्या ये अवॉइड करना चाहिए अपने वेल्थ क्रिएशन पे, और आपको सिर्फ अपने फाइनेंशियल गोल्स और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस करना चाहिए? सी टिप्स में, जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे भी काफी लोग ऐसे पूछते हैं कि अच्छा कोई टिप बताओ। तो मैंने कहा कि टिप नॉर्मली मैं सिर्फ वेटर को देता हूँ। अगर आप अपने आप को वेटर समझ सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ओनर होना चाहते हो, जो ज्यादा बड़ा व्यक्ति है, तो टिप नहीं, सिप कीजिए। ये सबसे बड़ा टिप है। लेकिन वो सिप सिर्फ लंबे समय तक चलाइए। और जैसे इवन जो सबसे विख्यात निवेशक है, राकेश झुनझुनवाला जी, मैं तो इतना भी नहीं, लेकिन राकेश जी ने खुद कहा है कि जब भी वो कहीं जाते हैं और कोई लोग कहता है कि टिप ले, तो कहते हैं कंपनी ले लो कि 10-20 साल रखना, बढ़ जाएगी। कहते नहीं, ऐसी कोई कंपनी बताओ जो 6 महीने में बढ़ जाएगी। कहते हैं अच्छा, फिर वो आपको टिप की नहीं, आप आगे जाइए, रेस कोर्स है, वहां लगा दीजिए पैसा। तो कोई भी टिप काम नहीं आती लाइफ में। समय आता है, सही प्रक्रिया काम में आती है कि आपने कौन से प्रोसेस से अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, आपका सही एसेट एलोकेशन बना है, वही आपके लाइफ में काम आता है। ओके, श्योर, थैंक यू। प्लस लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि अभी के मार्केट में क्या करना चाहिए, कि क्या हमें करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए, क्या हमें, अगर हमने पैसा डाला हुआ है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये बहुत ही, मतलब हर एक टाइम, कभी भी अगर आप देखो, अगर 6 महीने पहले भी यही क्वेश्चंस आएंगे, 1 साल पहले भी यही क्वेश्चंस आएंगे कि अभी पैसा लगाना चाहिए कि वेट करना चाहिए। और अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, प्रॉफिट लॉस बुक करके मैं थोड़ा टाइम के लिए वेट करूं। ये सब जो छोटी छोटी बात के ऊपर जो रिएक्शंस आते हैं, ओके, उसको एक आम आदमी या एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे अवॉइड कर सकता है? सी सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रक्रिया, जैसे कि प्रोसेस। आप जब अपने आर्थिक सारथी के साथ बैठेंगे, एडवाइजर के साथ बैठेंगे, वो आपके अनुकूल एक प्लान बनाता है कि ये आपका एसेट एलोकेशन होगा और इतना अमाउंट आपको हर महीने नियमित तौर से एसआईपी करनी चाहिए। एक बार ये प्लान सेट हो जाता है, उसके बाद इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। आपको इस पे डटे रहना है। उसमें कोई बात नहीं, बीच बीच में ऐसी रुकावटें आ जाएंगी जहां मार्केट गिर जाएगा। आपको शायद बहुत सारे ऐसे लोग आके बोलेंगे कि मार्केट बहुत हाई है, निकल जाइए, पैसा बुक कर लीजिए। और लेकिन उन सबको हर बार पूछना कि मार्केट ऑल टाइम हाई था 2000 में भी, 2003 में भी, 2014, 15, हर 2-3 साल में मार्केट ऑल टाइम हाई होता है। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट बुक करते रहूंगा तो प्रॉफिट कब बनाऊंगा? प्रॉफिट बुक करना हमारा अध्याय या ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है हमारे गोल की तरफ बढ़ना। और वो गोल तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए हमने अगर एक सही एडवाइजर चुन लिया है, तो उसके ऊपर पूरा भरोसा रख के चलिए। वो हमें बता देगा कि अब हमारे एसेट एलोकेशन के अनुकूल हमें पैसे मूव करने हैं, इक्विटी से डेट, और कब आपका गोल, जब आप पहुंच जाते हो, तभी आप पैसे निकालने चाहिए। एक जर्नी पे जैसे हम निकलते हैं अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए गाड़ी में, और हमें मालूम है कि हमें यहाँ से सपोज पूना जाना है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको बोलिया आप मत जाइए आगे, आगे तो बहुत बड़ा ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या कहीं रोड में ट्रैफिक जाम है, आप थोड़ी रुक के वापस पलट जाते हैं। आप शायद बोले चलो थोड़ा ट्रैफिक रहेगा, झेल लेंगे, थोड़ी देर आगे जाएंगे, फिर चाहे तो कोई नाश्ता कर लेंगे, लेकिन हम पहुंच जाएंगे पूरा। शायद 3 घंटे लगेंगे, 3.5 लग जाए।
या कभी 3 घंटे से पहले हम 2.5 घंटे में भी पहुंच जाए। तो एक ये इन्वेस्टमेंट एक जर्नी की तरह होती है जिसमें कोई ना कोई रुकावट आ ही जाएंगी, लेकिन हम उससे मुड़ के पीछे नहीं जाते, हम उस पर डटे रहते हैं और आगे जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपके निवेश के लिए भी आपको भले ही कितने लोग बोले प्रॉफिट बुकिंग जैसा शब्द ही एक गलत शब्द है। आपका गोल बुकिंग होना चाहिए। व्हाट इज गोल बुकिंग? मैं अगर अपने गोल पे अचीव हो गया हूं तब मैं अपना पैसा निकाल लूं। इसलिए अगर आज हर व्यक्ति ने अपना गोल लिख के रखा है, आपको सिर्फ इतना होना है कि ये गोल अचीव होगा तब मुझे प्रॉफिट बुकिंग नहीं, गोल बुकिंग करना है। ग्रेट। प्लस जब हम हमारे एडवाइजर के साथ रेगुलर मीटिंग करते हैं, तो आपके हिसाब से हमें साल भर में 2 साल में 1-2 बार मीटिंग करनी चाहिए, और उनके ये पोर्टफोलियो रिव्यू में हमें हमारे पोर्टफोलियो एनालिसिस में, या आप बोलो कि गोल एनालिसिस में क्या चीज पे एडवाइजर के साथ फोकस करना चाहिए? सी गोल ऐसे होते हैं कि हमारे हर साल चेंज हो सकते हैं। कि जैसे आज कोई नवविवाहित लोग हैं, उन्हें मालूम है कि शायद उनको 1 साल के बाद बच्चा हो, तो उनके पास अब नए गोल ऐड हो गए क्योंकि अब बच्चों की पढ़ाई भी है, शादी भी है। अगर किसी को और कोई गोल ऐड करना है कि पहले उसने अपना पहला घर अचीव कर लिया, पहला एक घर बना लिया, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि यार 2 या 3 साल बाद मुझे एक और शायद घर लेना पड़ सकता है, या 5 साल बाद मुझे सेकंड होम लेना है, तो उसका एक गोल चेंज हो गया। हो सकता है उसका बच्चा जो आज पढ़ रहा है वो आगे जाके विदेश जाना चाहता है, तो उसके लिए एक अलग गोल। तो आपको सिर्फ देखना है कि आपकी लाइफ में कितने और गोल्स नए ऐड हो गए, और अगर मैं गोल तक पहुंचने के लिए अगर मुझे जल्दी पहुंचना है, रादर देन सिर्फ गोल ही नहीं पर उस पर मुझे जल्दी पहुंचना है, तो मुझे और कितना पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि अगर मेरा रिटायरमेंट का गोल जो मैं शायद 60 साल में पूरा करना चाहता हूँ, क्या मैं 55 तक पूरा कर पाऊँ, क्या मैं 50 तक पूरा कर रहा हूँ। अगर मेरे बच्चों का एजुकेशन का गोल अगर मैंने 15 साल की सीमा रखी है, क्या ऐसे में अगर थोड़ा और पैसे निवेश अभी कर लूँ कि ताकि वो 15 की जगह 12 साल पे पूरा हो सके। आर ऑब्जेक्टिव, जैसे हम यहाँ से घर से निकलते किसी जर्नी पे, हमारा ये नहीं होता कि हम जितना लेट हो सके उतना पहुंचे। हमेशा ये हमारा ध्येय होता है कि जितना जल्दी अगर हम पहुंच सके। इसलिए जब हम कार से लेके निकलते हैं यहाँ से जाने के लिए, आप हाईवे पकड़ लेते हो, आप पूना एक्सप्रेस वे लेते हो। आज तो फास्टैग भी लग गए सबकी गाड़ी में, ताकि आप जल्दी टोल नाका क्रॉस कर लो। तो जब अपने गोल्स तक जाने या जर्नी में जाने के लिए आप जल्दी राहें ढूंढ लेते हैं, वैसे ही जब आप अपने एडवाइजर के साथ बैठे तो सबसे सवाल पूछे कि और मैं कितना सेविंग ऐड करूं, ताकि मैं अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच पाऊं, ताकि आपको भी आर्थिक सहायता जल्दी प्राप्त हो, आपको ज्यादा लंबा समय नहीं लगे। हम जैसे हर चीज में जल्दबाजी करते हैं, तो वैसे ही अगर हम अपने गोल को अचीव करने के लिए भी जल्दबाजी करें, पर जल्दबाजी इन द सेंस सही तरीके से, कि जहाँ पे अगर मेरी एसआईपी की सीमा या समय, अभी मैं अगर 50,000 की एसआईपी कर रहा हूँ नियमित तौर से, अगर मैं उसको हर साल 10 या 15% से बढ़ा सकूं ताकि मैं अपने गोल तक जल्दी पहुंचूं, ये हमारा सही सवाल होना चाहिए। ट्रू, ट्रू। दूसरा, आपने बहुत अच्छी तरह रिटायरमेंट प्लानिंग समझाया, जहाँ पे आपने बताया कि पहले हम डिपेंडेंट हैं हमारे पेरेंट्स के लिए, फिर हम पैसा कमाने की जर्नी पे रहते हैं, और फिर प्रॉब्ली अगर हमने प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया तो हम डिपेंडेंट अगेन हो सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि अभी जो न्यू दिस जनरेशन है और अपकमिंग जनरेशन है, उनके रिटायरमेंट एस्पिरेशंस काफी बढ़ रहे हैं। दे आर एस्पिर एवरीबडी इज नाउ एस्पायर टू रिटायर एट द अर्ली एज। पहले सब सोचते थे कि 60-65 पे रिटायर्ड हो, अभी हम सोचते हैं कि हम 50-55 पे रिटायर्ड हो। अपकमिंग जनरेशन विल बी थिंकिंग टू रिटायर एट द एज ऑफ 45 to 50। तो वो एस्पिरेशंस टूवर्ड्स रिटायरमेंट काफी बढ़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? जो कैश फ्लो प्लानिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, कॉर्पस प्लानिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर हमें हमारे सेविंग्स के ऊपर और इन्वेस्ट ज्यादा बड़े रिटर्न्स कमाने के ऊपर फोकस करना चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा। आजकल मैं जितने भी नवयुवकों को मिलता हूँ, यंग जनरेशन, उनका हमेशा होता है कि मेरे माता पिता तो 55-60 में रिटायर हुए, मुझे शायद 40 तक रिटायर होना है। और मैंने कहता कि बहुत सही राह पे हो, लेकिन जब आप पैसे बचा रहे हो, अगर आप एक तरफ सोचोगे कि मैं नई गाड़ी खरीद लूं, एक तरफ आप सोचोगे कि मैं नया घर लूं, तो आप 40 के आप 60 साल में भी रिटायर नहीं हो पाओगे, बिकॉज आप कार और गाड़ी के और घर के ईएमआई में अटके रहोगे। एक जीवन होता है, जिस तरह से आप जल्दी क्या 40 क्या, और दुनिया भर में ऐसे आपको काफी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे यूएस में एक व्यक्ति है जो 30 साल की उम्र में रिटायर हुआ,
ना उसने कोई करोड़ों का बिजनेस बनाया, ना उसके पास कोई ऐसे अमीर आदमी से उसने या किसी अमीर आदमी की बेटी से शादी की जिससे इतना पैसा है। वो सिंपल नौकरी करता था यूएस में। उसका नाम मिस्टर मनी मुस्टैच है। उसने बाद में सबको ये आइडिया देना शुरू किया। वो एसआईपी और इन्वेस्टमेंट करता था वहां यूएस में म्यूचुअल फंड्स में। और उसने क्या किया, अपने खर्चे कम कर दिए। घर पे रेंट पे रहता था। उसने कहा कि बस सेविंग्स की, ज्यादा बाहर खाने पीने नहीं जाता था। उसने कहा मेरा हमेशा ध्येय था कि 30 साल तक रिटायर होना है। और वो 30 साल की उम्र में रिटायर हो पाया। रिटायर होना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या आप अपनी काफी सारी ऐसी चीजों पे काबू कर पाएंगे? क्या आप अपने मन पे काबू कर पाएंगे? आपका कोई भी एडवाइजर ये क्षमता रखता है कि आप जो उम्र बोलो उसमें वो आपको रिटायर करवा दे, लेकिन क्या आप उसकी बाकी सारी बातें मानेंगे जो वो आपको कहेगा? अगर उसने आपको कहा कि आप खर्चे कम करो, एसआईपी बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट का जब भी आप नई गाड़ी खरीदने से बेटर है कि वो पैसा और इन्वेस्ट करो, तो आप में से हर कोई 50 60 क्यों 40 तक मेजोरिटी ऑफ द पीपल कैन रिटायर। ओनली थिंग जो हमें दूरी कर देता है इससे, एक तो हम एडवाइजर के पास बातें कम मानते हैं और काफी सारे न्यूज और ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं। और दूसरा, हम अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम काफी बार प्रभावित हो जाते हैं कि मीडिया में आया, मेरे किसी दोस्त ने नई गाड़ी ली है, ये नया मोबाइल फोन आ गया है, और ये सारी चीजें हमें रिटायरमेंट में कोई काम नहीं आएगी, पर हमारा पैसा ही। और रिटायर होने के लिए आपको एक सही सारथी चाहिए, जो आपका एडवाइजर, जो आपका सही प्लान बना के दे, पर आप उस प्लान पे सही तरह से अमल करें, तो ही आप अपना रिटायरमेंट जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। Thanks a lot. Thank you, Nikhil bhai, for all your guidance. It was a lovely session, and it was lovely to join, lovely to hear you from you, and we have a lot of learning from you. So thanks a lot. And this was the enough questions which you have received. For more questions, we will be trying to answer it from our employees team and our partners team. So thanks a lot. Thank you for joining us. And this will conclude for the day. Thank you all. Thank you for joining on this Saturday evening. Thanks a lot. थैंक यू। Thank you.